जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप जानते हैं हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का चौथा उप विषय अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। इसके 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और चैप्टर नंबर 3 जो चैप्टर है हमारा मुद्रा और साख, इसके कुछ टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। आगे के कुछ टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है साख। साख क्या होता है? तो देखिए, साख या ऋण या इसको उधार कहते हैं। इससे तात्पर्य एक ऐसी सहमति से है जिसमें ऋणदाता किसी कर्जदार को ऋण देता है या धन देता है या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देता है और भविष्य में उन सबको वापस लेने का वादा भी लेता है। एक निश्चित समाप्ति के दौरान कर्ज लेने वाले से वादा भी लेता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम साख कहते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं आपके आसपास में दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के लेन देन हम करते हैं जिसमें हम ऋण को हम लेन देन करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता हमारा साख की हमने बात की। अब हम बात करेंगे साख की स्थितियों की। साख की सामान्यतः स्थितियां हो सकती हैं। तो पहली स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। पहली स्थिति में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो ऋण लेने वाला है ऋण लेता है और उसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया को अंजाम देना होता है, उत्पादन करना होता है। और उत्पादन हो जाने के बाद जो ऋण लिया जाता है वह उसकी उत्पादन क्षमता के साथ साथ उसकी आय को भी बढ़ा देता है। और इस प्रकार का जो ऋण लिया जाता है वो एक सकारात्मक ऋण कहलाता है। सकारात्मक ऋण के साथ ही इस प्रकार का ऋण बन जाता है, यानी कि इस प्रकार का ऋण एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके जीवन में, जो व्यक्ति हमारा ऋण लेता है। पहली स्थिति में उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं। सलीम एक निर्माता है, एक कपड़े का निर्माता मान लीजिए, किसी प्रकार की वस्तु का निर्माता है। त्यौहार के सीजन में वो बड़े व्यापारियों से क्या करता है, माल का ऑर्डर लेता है और ऑर्डर लेने के साथ साथ उनसे कुछ एडवांस भी ले लेता है। उस एडवांस का इस्तेमाल वो उत्पादन प्रक्रिया में करने का प्रयास करता है। दूसरी स्थिति में जब उसको ऑर्डर मिल जाता है तो वो कच्चे माल के जो निर्माता है, कच्चे माल को जो उसको कच्चा माल उपलब्ध कराता है उससे वो कच्चा माल ले लेता है ऋण के रूप में, यानी उसको उस समय पैसा वो नहीं देता, उससे कच्चा माल उससे ऋण के रूप में ले लेता है। और इस प्रकार क्या कहता है, विनिर्माण प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, उत्पादन प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है और वो इस तरह से जो व्यापारी है जिसने ऑर्डर दिया था उसके ऑर्डर को पूरा करता है। ऑर्डर पूरा होने के बाद उसको अतिरिक्त आय मिलती है और कुछ जो ऋण उसने उधार के रूप में लिया था, कच्चे माल के रूप में लिया था, कच्चे माल के मालिक से, कच्चे माल उपलब्ध कराने वाले से, तो उसको भी वह पूरी उसका जो कच्चे माल की राशि है वो उपलब्ध करा देता है और उसको कुछ पैसा फिर वो बच जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, उसकी जो आय है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, उसकी आय में वृद्धि होने लगती है, उत्पादन प्रक्रिया भी बढ़ने लगती है, उसका व्यापारिक क्षेत्र भी बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार जो ऋण लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सकारात्मक भूमिका निभाने वाला ऋण कहते हैं, सकारात्मक ऋण भी कहते हैं। क्योंकि इस स्थिति में जो ऋण लिया गया था वो विकास की ओर बढ़ा, वो उसकी आय को बढ़ाने के लिए लिया गया। ठीक है, दूसरी स्थिति में हम बात करेंगे। दूसरी स्थिति जो होती है ऋण की वो होती है थोड़ी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके लिए हम पहले उदाहरण की बात करेंगे। एक गांव है, उसमें एक गांव की निवासी है, महिला निवासी है स्वप्ना। स्वप्ना क्या करती है, कृषि करने के लिए गांव के ही साहूकार से उच्च ब्याज दर पर ऋण ले लेती है और फसल काटने के बाद उसको ऋण वापस करने का वादा करती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, फसल में कीट पतंगों के प्रभाव से फसल नष्ट हो जाती है और उसका उत्पादन नहीं हो पाता। इस प्रकार से जो पैसा लिया जाता है वो उसको वापस नहीं कर पाती और वो कर्ज की तरह दब जाती है। फिर अन्य क्या करती है, वो दूसरी बार फिर वो ऋण लेती है कृषि करने के लिए, और कृषि करने के लिए कीटनाशक के लिए लेती है। तो इस प्रकार इस बार क्या होती है, जो कृषि होती है उसकी उत्पादन क्षमता सामान्य होती है। तो इस प्रकार भी वो उसको बेच करके अतिरिक्त धन नहीं बचा पाती जिससे उस कर्जदार का या साहूकार का पैसा भुगतान कर सके। और इस प्रकार वह बार बार उस कर्ज के बोझ की तरह दबना प्रारंभ हो जाती है और कर्ज चुकाने के लिए उसको ज़मीन का एक टुकड़ा भी बेचना पड़ता है, अपने कुछ ज़मीन भी उसको बेचनी पड़ती है। तो इस प्रकार जब बार बार कर्ज में दबता है कोई व्यक्ति, तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं,
इस प्रकार की स्थिति को हम कर्ज जाल कहते हैं, यानी कर्ज के जाल में फंसना, यानी कर्ज जाल इसको कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रैप, सॉरी डेप्ट ट्रैप कहते हैं। आप इंग्लिश पर ध्यान मत दीजिएगा, इसको आप लिख लेंगे, इसको लिखेंगे डेप्ट और ट्रैप, अंग्रेजी में इसको कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कर्ज जाल कह लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी स्थितियाँ। अब हम बात करेंगे जो हमारा साख होता है, हमारा जो कर्ज है, जो हमारा उधार लिया जाता है, उसकी कुछ शर्तें भी होती है। क्या होती हैं? साख की शर्तें भी होती है। तो शर्तें किन्हें कहेंगे? शर्तें क्या होती है? देखिए, शर्तें वास्तव में एक ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति कर्ज लेता है और उन शर्तों के माध्यम से कर्ज को पूरा करना या कर्ज की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे विभिन्न कर्ज कब दिया जाएगा, मतलब कर्ज की जो वापसी है वो कब की जाएगी और किस ब्याज दर पर की जाएगी और कितनी अवधि में की जाएगी, किस माध्यम में की जाएगी, मतलब किस किस्तों के माध्यम से की जाएगी या एक बार में पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार की जो शर्तें हम जब कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं तो इस प्रकार की परिस्थितियों को उनके सामने रखते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम शर्तें कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शर्त और होती है जिसको मैं कहूँगा जिसके बारे में कहा जाता है समर्थक ऋण आधार। समर्थक ऋण आधार, ये दूसरी महत्वपूर्ण शर्त होती है। तो पहले आप यहाँ ऋण आधार का मतलब समझ लीजिए। ऋण आधार का मतलब ऐसी वस्तु या ऐसी चीज से होता है जो ऋण लेने का आधार बनती है। यानी कोई व्यक्ति जब आपको ऋण दे रहा है तो कोई ना कोई ऐसी वस्तु आपसे मांगेगा सबूत के तौर पर या प्रूफ के तौर पर, या उसको रख सके अपने पास, तो उसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? समर्थक ऋण आधार कहते हैं, जिस आधार पर कोई व्यक्ति, कोई साहूकार ऋण देने के लिए राजी होता है। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं, अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक से अगर हम ऋण लेना चाहेंगे तो बैंक वाले क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के जमीनी कागजात, भवन के कागजात, या हमारे पास कोई मशीनरी है, कोई फैक्ट्रीज है, इन सब के जो कागज हैं, उन सबको वो रखती है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसके माध्यम से अगर मान लिया कोई व्यक्ति कर्ज भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो वो इसके माध्यम से अपने कर्ज की जो रकम है पूरी वो वसूल सकती है। इसी प्रकार से हम गांव में बात करते हैं तो गांव में आप किसी साहूकार के पास जाते हैं तो आप कोई सोने की चेन, सोने की अंगूठी या कोई कीमती चीज़, ट्रैक्टर, मशीनरी आदि के कागज या कोई पशु, कोई भी कीमती चीज़ उनको आप दे देते हैं आधार के तौर पर या प्रूफ के तौर पर, तो उसको क्या कहते हैं? हम समर्थक ऋण आधार कहते हैं। तो आपको मालूम है कि वो क्यों लिया जाता है, कर्जदार या बैंक ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये व्यक्ति ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं होगा तो हम इसके माध्यम से अपना ऋण पूरा वसूल सकते हैं या कुछ राशि उसके माध्यम से हम वसूल लेते हैं। तो ये हमारी कुछ शर्तें बन जाती हैं, यानी किस प्रकार से ऋण लिया जाएगा, वापस किया जाएगा, उसकी शर्तें जो रहेंगी, जो भी हम ऋण देते समय शर्तें डिसाइड करते हैं, वो सारी की सारी परिस्थितियां हमारी शर्तें बन जाती हैं। ठीक है, अब हमारा अगर टॉपिक आता है साख व्यवस्था की विविधता। तो आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कर्ज लिया जाता है वो कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन को करने के लिए लिया जाता है, और कृषि या उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रकार की मशीनरी, यंत्रीकरण या खाद, कीटनाशक, बीज या जल की व्यवस्था आदि करने के लिए इस प्रकार का ऋण लिया जाता है। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में जो उधारकर्ता हैं, उधार लेते हैं, वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न विविधताओं के माध्यम से उधार लेते हैं, जिनके विभिन्न प्रकार की व्यवस्था या ऋण की व्यवस्था देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे यानी एक गांव में जो ऋण लेने वाले उधारकर्ता हैं, उधार लेने वाले हैं, वो विभिन्न माध्यमों से उधार लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यवस्था या विविधता कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहले हम बात कर सकते हैं साहूकार से ऋण। तो साहूकार से ऋण भी लिया जाता है। तो साहूकार से ऋण लेने से संबंध आता है कि जो छोटे मध्यवर्गीय किसान होते हैं वो साहूकार से उच्च दर पर, किसी गांव के साहूकार से उच्च दर पर
ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी वो कर्ज अदा भी नहीं कर पाते और कर्ज के जाल में वो फंसते जाते हैं। और कभी कभी उन्हें अपनी जो ज़मीन है, जो भी आप समर्थक ऋण आधार रखते हैं, वो भी उनको गंवानी पड़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं साहूकार से ऋण भी लिया जा सकता है। दूसरी हम बात करते हैं व्यापारियों से ऋण। तो व्यापारियों से ऋण लेने की स्थिति में क्या होता है, बड़े किसान या विभिन्न किसान व्यापारियों से ऋण लेते हैं। इस स्थिति में ये वादा करते हैं कि जो फसल उत्पादन होगा वो उसी व्यापारी को देंगे, और व्यापारी क्या करते हैं कि उनसे कम दाम पर वो फसलें खरीदते हैं। तो इस प्रकार जो करते हैं, इस प्रकार के परिस्थितियों में हम उसे क्या कहते हैं, व्यापारियों से ऋण लेना कहेंगे। यानी कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, वो उत्पादन से पहले ही किसी व्यापारी से फसल की कीमत ले ले और फिर कम फसल की कीमत, मतलब फसल का कुछ उत्पादन का हमने भाग बेच दिया है, ऐसा मान के चलिएगा, हमने उससे कोई ऋण ले लिया है। फसल उत्पादन होने के बाद हमें उसको देना ही पड़ेगा, और हो सकता है वो कभी कभी कम दाम पर भी देना पड़े। तो ये हमारी कुछ इस प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार से अन्य विविधता हमारी आती है बैंकों से ऋण। बैंकों से ऋण ले सकते हैं, लेते हैं। तो देखिए मध्य या जो बड़े किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, मध्यम किसान या जो बड़े किसान हैं, वो बैंकों से ऋण लेते हैं और उसके बदले उन्हें बहुत ही कम ब्याज देना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की और सुविधाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की और सुविधाएं होती हैं उधारकर्ताओं को बैंक के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यानी इस स्थिति में जो बड़े किसान हैं, बैंकों की अन्य परिस्थितियों का भी लाभ, अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बात करते हैं नंबर 4 में विविधताओं में हमारा सम्मिलित किया जाता है नियोक्ताओं से ऋण। नियोक्ताओं का हम एक तरह का जमींदार भी कह सकते हैं। नियोक्ताओं या जमींदार से ऋण। इस स्थिति में, इस विविधता में आप देखते हैं कि जो भूमिहीन मजदूर होते हैं या भूमिहीन किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, गांव के जो जमींदार होते हैं उनसे अधिक ब्याज की दर पर, यानी 5% या उससे अधिक ब्याज की दर पर उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, और उसके बदले उनको उनके खेतों में भी कार्य करना होता है और उच्च ब्याज दर पर उनको भुगताने का प्रयास वो करते हैं, और उनका वहाँ पर शोषण भी किया जाता है। उनसे अपने घरों में विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य भी कराए जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति में हम बात करते हैं नियोक्ताओं या जमींदारों से ऋण की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहकारी समितियों से ऋण। सहकारी समितियों से ऋण। सहकारी समितियों से ऋण। तो विभिन्न प्रकार की जो सहकारी समितियां हमारे देश में चल रही होती हैं, वो किसानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं और किसान उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अच्छे प्रकार के बीज, मशीन, उपकरण, ट्रैक्टर, हल, यंत्र आदि उनसे खरीदते हैं और अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ जो सहकारी समितियां हैं उनसे मत्स्य पालन के साथ साथ अन्य कीट पालन, अन्य विभिन्न प्रकार के उत्पादन प्रक्रिया उनके साथ साथ मिलकर के वो करते हैं। यानी इस प्रकार जो सहकारी समितियों के माध्यम से जो ऋण दिया जाता है वो कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पादन प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए भी दिया जाता है। तो इस सहकारी समिति के संबंध में एक उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण है, एक क्षेत्र है, एक गांव है सोनपुर, और सोनपुर के पास में एक सहकारी समिति है, कृषि कोऑपरेटिव, वो वहाँ काम करती है और काम करते हुए वह विभिन्न प्रकार के किसानों को वहाँ ऋण देती है। इस समिति के अंतर्गत 2500 किसान लगभग सम्मिलित हैं, सदस्य हैं। वो विभिन्न प्रकार की अपने ऋण संबंधी आवश्यकताओं को इस समिति के माध्यम से बैंक से प्राप्त करते हैं और विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो ये उदाहरण था हमारा सहकारी समिति का, यानी सोनपुर की बात कर लेते हैं, सोनपुर में, और नाम क्या है, कृषि कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये तो थी हमारी व्यवस्था, साख की व्यवस्था, विभिन्न एक गांव में साख की व्यवस्था। ठीक है,
तो देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ टॉपिकों के साथ में और कुछ क्वेश्चनों के साथ में आपके साथ में हाजिर होंगे, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ या सारे टॉपिक और कराता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स तो करना ही करना है, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कमियां रह रही हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है, हम उसमें अपना करेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।